A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are back at परचम। आज हमें कवर करने हैं 4th of April के करंट अफेयर्स। शुरुआत कैसे करेंगे? वही नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया सैक कैलेंडर के हिसाब से तिथि देखने से करेंगे। चैत्र महीना कंटिन्यू है, कृष्ण पक्ष कंटिन्यू है। पुराने बच्चों को रट चुका होगा कृष्ण पक्ष क्या होता है, चांद घटते हुए फेज में होता है। और आज दशमी है, दशमी, दशा माता की भी कई जगह पूजा आज के दिन की जाती है। कल का जो सेशन था दिन के 12 बजे जो रोज डेली सीए आता है, तो कल वाला जो डेली सीए था उसमें क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे जाते हुए पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसका आंसर डिस्कस करते हैं। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विकेट कीपर टू कंप्लीट 300 डिसमिसल्स इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में 300 डिसमिसल्स करने वाले, विकेट के पीछे से 300 डिसमिसल्स करने वाले पहले विकेट कीपर कौन बन गए? हमारे प्यारे MS धोनी बन गए। सी इज द राइट आंसर। देन सेशन के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, उसके डिस्कशन ले लेते हैं। सो रैंडमली आई हैव पिक्ड द रिस्पांस ऑफ यशवी महेश्वरी टुडे। हम बात कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, राइट? तो मैंने बताया था आपको 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे आता है। आई आस्क्ड यू आर्मी डे और नेवी डे कब आता है। आर्मी डे आता है 15 जनवरी को, नेवी डे आता है 4th of December को, राइट? और इनके हेड्स, आर्मी के हेड जनरल मनोज पांडे और नेवी के हेड आर हरि कुमार जी। देन हम बात कर रहे थे पोर्ट्स की, और उसमें हमने देखा था कि ओडिशा का पारादीप पोर्ट कार्गो हैंडलिंग में टॉप के ऊपर आ गया है, जितना वॉल्यूम ऑफ कार्गो उसने हैंडल किया है 23-24 में। तब मैंने आपसे पूछा था लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन सा है, सो आंसर विल बी मुंबई पोर्ट। देन हम जुपिटर के मून से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे कि एक मून है जुपिटर का जहां पे ओजोन के पाए जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं। कौन सा मून है वो? लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कल पढ़ाया है। और तब मैंने आपसे पूछा था कि जुपिटर का लार्जेस्ट मून कौन सा है, कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है, टाइटन किसका लार्जेस्ट मून है। ये 3 पॉइंट्स आए थे। तो देखिए, जुपिटर का लार्जेस्ट मून है गैनीमीड। गैनीमीड। सबसे ज्यादा मून्स कौन से प्लैनेट के पास है? सैटर्न के पास है। नासा के डेटा के हिसाब से 196 मून्स आ गए, और इनमें सबसे बड़ा टाइटन। ठीक है, तो ये कल तक का सारा डिस्कशन हो गया। अब आगे बढ़ें, उससे पहले नए बच्चे जो परचम पे आए हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। पुराने बच्चों, आप तब तक 1 मिनट के लिए अपना कुछ भी काम कर सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी बता दूंगी। सो जो भी कुछ आप डेली सीए में पढ़ते हो उसके PDF आपको 2 जगह अवेलेबल करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश में और हिंदी में। एक है परचम ऐप में, परचम ऐप डाउनलोड कर लीजिए उसके स्टोर में फ्री मटेरियल सेक्शन में, ठीक है? और भी बहुत सी चीजें फ्री मटेरियल में आपको मिलती हैं, तो काम की ऐप है। डेली आपको स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस मिलेंगे, द हिंदू की फ्री वोकैब मिलती है, एटसेट्रा। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएंगे, लिंक आपको लाइव चैट में दिया हुआ है, ठीक? अगर आपको मंथली सीए मैगजीन चाहिए, जो हर महीने का हमारा कंपाइलेशन आता है, कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन है, टॉपिक बाय टॉपिक यानी सेक्शन वाइज हम इसको लगाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, तो इसके लिए आपको parchamclasses.in यानी वेबसाइट पे जाना होगा, और 7th of every मंथ तक ये अवेलेबल होती है, 7 तारीख तक का वेट करना होगा। जिन बच्चों के पास सीए सब्सक्रिप्शन है, PDF बैंक है, जैसे जैसे आप मंथली सीए के सेक्शंस कवर कर रहे हो उनका PDF आपको मिलता जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन में। अगर आपको मंथली सवाल चाहिए, ये भी एक ई बुक है, ये MCQ फॉर्मेट में आती है, MCQ और एक्सप्लेनेशन में, ये 10th of every मंथ तक अवेलेबल होगी इसी parchamclasses.in पे। इसका भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है परचम ऐप के ऊपर। तो जितने भी सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज हैं उनके लिए ऐप पे जाइए, इंडिविजुअल PDF के लिए वेबसाइट पे जाइए। सिर्फ डेली सी आपको फ्री में बाकी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। डाउट, क्वेरी, कंसर्न, हेल्पलाइन नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। PDF से रिलेटिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने बाय किया, लिंक नहीं मिल रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, गुम गया है, वापस ओपन नहीं हो रहा, वट एवर प्रॉब्लम, प्लीज राइट एन ईमेल ऑन parchamclasses06@gmail.com, राइट? परचम ऐप चैट में भी डिस्कशन कर सकते हो, टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। ओके, ये मेरा रोज का होमवर्क है, आपको ये सारी जानकारी देना मेरा होमवर्क ओवर है। अब हम आज के सीए की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज यानी 4th of April को एक डे मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस इसको ऑब्जर्व करता है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। लैंड माइन्स होती है ना, तो कई जगह लैंडमाइंस लगाई जाती हैं, लेकिन गलती से भी अगर कोई व्यक्ति उस पर पांव रख देगा तो फट जाती हैं, और उसकी वजह से काफी सारे लोगों के लेग एम्प्यूट हो जाते हैं, काटने पड़ जाते हैं, क्योंकि फट जाते हैं, बिल्कुल राइट। सो ये डे है कि इस तरह से जो माइंस लगाई जाती हैं उनके बारे में वार्निंग्स वगैरह लगाई जाए, चेतावनी लगाई जाए, नहीं तो आम सिविलियंस उसमें मारे जाते हैं। सो दिस इज एन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। थीम क्या रही? प्रोटेक्टिंग लाइव्स, बिल्डिंग पीस। ठीक है, तो माइंस पहली चीज तो लगाने की जरूरत ना पड़े हमें दुनिया में, और लगाई जा रही है तो इस तरह से लगाएं कि लाइफ प्रोटेक्ट की जा सके। ठीक है, सो जो भी डिसेबल्ड सर्वाइवर्स हैं जो माइन की वजह से अपने पांव खो चुके हैं, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड ये दिन
दिया जाता है 4th ऑफ अप्रैल। नाउ ही वाज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से 2022 में इनका रिकॉर्ड बना था कि सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति हैं ये, और उस समय 112 साल के ये थे, एंड नाउ ही इज नो मोर। इनका निधन हो गया है 114 वर्ष की उम्र में। सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन नाम क्या है? हुआन विंसेंट परेज। हुआन विंसेंट परेज, ये जे लिखा है पर इसको कई जगह हुआन पढ़ते हैं, कई जगह जुआन, आप चाहिए तो जुआन से भी याद रख लीजिएगा। 114 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हो गया है। कहां से बिलोंग करते थे? वेनेजुएला। So world's oldest man certified in Guinness World Record is no more. वेनेजुएला के हुआन विंसेंट परेज मोरा, ये पूरा नाम है इनका, मोरा, छोड़ो। सो 2022 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोई भी वर्ड ऐसा मिलता है जिससे गाने बन सकते हैं, निमोनिक्स करते करते बहुत ऑटोमेटिकली सॉन्ग पे मूव हो जाती हूँ मैं। सो आपको समझ आए तो लो, नहीं तो बिल्कुल छोड़ दिया करो ऐसी चीजें। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ेंगे। इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन थे, नाउ ही इज नो मोर। नाउ सेकंड न्यूज हम लेते हैं अपॉइंटमेंट कैटेगरी से। सो एसोचैम, किसकी बात कर रहे हैं हम? एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जितने भी हमारे ट्रेड रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड, ये एक एसोसिएशन है और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बीच में एक लिंकिंग का काम करती है। उनकी जो भी क्वेरी कंसर्न्स होती हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है सरकार और ट्रेड जगत के बीच में। और इसके नए प्रेसिडेंट बनके किसको अपॉइंट किया गया है? संजय नायर जी को। सो संजय नायर अपॉइंटेड एज न्यू एसोचैम प्रेसिडेंट। संजय नायर, संजय नायर इज द न्यू एसोचैम। ओके, सो नायक मूवी थी ना, उसमें वो चैंप की तरह पीएम बने थे, अनिल कपूर थे शायद, है ना? सो नायक मूवी से आप नायर याद रख सकते हो, एसो चैंप से चैंप निकाल सकते हो, नायक इज अ चैंप, आपका एसोसिएशन बहुत सिंपल हो जाएगा। अच्छा, whom he has replaced? He has replaced अजय सिंह as the president of एसोचैम। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करेंगे। एक और अपॉइंटमेंट है, स्टेट न्यूज के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लेवल के हिसाब से ज्यादा नहीं है। कोटा रवि नाउ असम चीफ सेक्रेटरी। सो असम के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? कोटा रवि बने हैं। सो ये एक असम से रिलेटेड न्यूज है, बाकी सेंट्रल लेवल एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ब्लीक होते हैं ऐसे न्यूज के। ओके, स्पोर्ट्स की तरफ मूव करते हैं। सो नेशनल खो खो 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई। नेशनल लेवल के जो गेम्स होते रहते हैं उसमें खो खो चैंपियनशिप पे कौन जीता है? महाराष्ट्र की टीम जीती है, मेंस में भी विमेंस में भी। सो मेंस एंड विमेंस 56 खो खो नेशनल चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने क्लीन स्वाइप कर दिया है बाकी सबको। और कहां हुई ये? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। ठीक है, इतनी सी न्यूज है। खो खो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग आते हैं मुंबई की वजह से, सब खो जाते हैं इधर उधर, है ना? नहीं तो खो खो और महाराष्ट्र दोनों पिक्चरफुल हैं, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, सीधे याद हो जाएगा। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, अवार्ड रिलेटेड न्यूज है। सो ASI ने सर्टिफाई किया है भारत से बाल्को को। सो बाल्को अचीव्स ASI सर्टिफिकेट अगेंस्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3। अब ये क्या न्यूज है? बाल्को क्या है, ASI क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो वेदांता की बाल्को जो है दैट इज भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कहां पर बेस्ड है? छत्तीसगढ़ बेस्ड है ये। इसको एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव ASI की तरफ से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 का सर्टिफिकेशन मिला है। यानी ये जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं वो एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन सारे सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर्स पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ये कंपनी इस एरिया में बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तो काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आप एनवायरमेंट को कितना हार्म तो नहीं कर रहे हो, सोशली और गवर्नेंस के एंगल से आपकी कंपनी कैसा चल रही है, इन सब पैरामीटर्स पे ASI का सर्टिफिकेट भारत से पहली किसी एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनी को अगर मिला है तो वो बाल्को को मिला है। सो वेदांतास बाल्को फर्स्ट इंडियन कंपनी सर्टिफाइड विद ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ये होते हैं। ASI एल्यूमिनियम स्टीवर्ड इनिशिएटिव और स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन मिला है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि वेदांता ग्रुप के अंडर में आती है। ठीक है, चलिए। सो मनमोहन सिंह जी अपने लॉन्ग पॉलिटिकल करियर के बाद अब अगेन राज्यसभा से काफी सारे MPs जो हैं उनका रिटायरमेंट हुआ है। 6 इयर्स का टेन्योर होता है MPs का राज्यसभा के।
ठीक है। सो राज्यसभा में आप कितने सालों तक मेंबर रह सकते हो, टेन्योर आपका कितना लंबा होता है, 6 ईयर का टेन्योर होता है, उसके बाद आपका टर्म खत्म हो जाता है, आप रीइलेक्ट होके भी आ सकते हो। सो 54 एमपीज जो हैं, इंक्लूडिंग एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और 9 यूनियन मिनिस्टर्स, वो रिटायर हुए हैं राज्यसभा से, यानी ये वाला टर्म इनका ओवर हो गया है। मनमोहन सिंह जी की पर्टिकुलरली बात की गई है बिकॉज बहुत लॉन्ग इनका राज्यसभा से एसोसिएशन रहा है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेंगे और राज्यसभा के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग ले लेंगे। बस यही न्यूज काम की, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, कौन रिटायर हुआ, कौन क्या हुआ, राज्यसभा में कौन मेंबर बना है, अनलेस कोई न्यू नॉमिनेशन आया हो। नॉमिनेशंस जो जाते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्ट होके कौन गया ये ज्यादा ही नहीं पूछा जाता है। सो मनमोहन सिंह एंड्स 33-year old लॉन्ग इनिंग्स इन राज्यसभा। 33 साल से इनका एसोसिएशन राज्यसभा से था, बार बार रीइलेक्ट होकर इनकी टर्म आ रही थी। सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी। कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 2004 से 14 तक, राइट। और उसके बाद ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के बाद में। सो फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, इनका 33 ईयर लॉन्ग एसोसिएशन पार्लियामेंट से रहा है राज्यसभा में, और 3 अप्रैल को इस बार खत्म हो गया। फर्स्ट टाइम ये कब आए थे राज्यसभा के मेंबर बन के, सो अक्टूबर 1991 में, और फिर 5 बार 5 और टर्म्स के लिए ये इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। इनको क्रेडिट दिया जाता है 1990 के अंदर जो हमारे रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से इंडिया गुजरा ना, जिसको हम बोलते हैं कि हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी की तरफ मूव करवाया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए दरवाजे खोले थे इंडिया के, वो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने खोले थे। लेकिन उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, राइट। तो उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में 91 से 96, और इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है लिबरलाइजेशन के टुवर्ड्स इंडिया को मूव करवाने का, जिसके बाद बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, काफी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, काफी सारा निवेश इंडिया में किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया। सो ये सब मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट दिया जाता है, वेरी लर्नेड इंडिविजुअल ही इज। ठीक है, चलिए। सो ये थोड़े हमने ब्रीफिंग ले ली मनमोहन सिंह जी के बारे में। अब हम आते हैं राज्यसभा के बारे में। हमारी जो राज्यसभा है, हमारा बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, राइट। लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, सो मैक्सिमम 250 मेंबर्स राज्यसभा में हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कई बार कुछ सीटें खाली भी रह जाती है, कम मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 250 मेंबर्स हो सकते हैं। इनमें से 12 जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जैसे कि अभी सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया फॉर एग्जांपल। ठीक है। सो बाकी जो 238 मेंबर्स हैं वो अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर के आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनको। सो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ऐसा नहीं होता कि डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन हर 2 साल के अंदर 1/3 जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं, और हर इंडिविजुअल का टेन्योर कितना रहेगा, 6 साल का रहेगा। ठीक है। और जो 1/3 लोग रिटायर होते हैं उनको नए इलेक्टेड लोग रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन या चेयरमैन, जो कि अपनी एक पोजीशन की वजह से राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे, वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो। जस्ट बिकॉज यू आर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए आप राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाओगे। अभी कौन है, धनखड़ साहब है। ठीक है जी, न्यूज क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे ना। अगली जो खबर आ रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है। अभी इलेक्शन पे जोर है, जनरल असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो इलेक्शन कमीशन कभी कोई ऐप लॉन्च कर रहा है, कभी कोई पोर्टल लॉन्च कर रहा है। अब उन्होंने क्या लॉन्च किया भाई, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। एक ऑनलाइन रजिस्टर है, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर, एक पोर्टल समझ लीजिए, वो लॉन्च किया है ईसीआई ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्यों, ताकि अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि किस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है, सही चल रहा है, धांधली तो नहीं हो रही, कोई गलतियां तो नहीं हो रही हैं, तो उन सब के लिए एक मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर इन्होंने लॉन्च किया है। किसने किया, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन है जी, राजीव कुमार जी हैं, बिल्कुल इन्होंने। और हमारे 2 अभी नए इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपॉइंट हुए थे, ज्ञान और सुख। कैसे याद किया था, ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू जी, इन सब ने मिलकर के इसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, चलो, छोटी छोटी वन लाइनर न्यूज़ हैं ये, राइट। इसी तरह से एक और वन लाइन न्यूज आ रही है दैट एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वन व्हीकल वन फास्टैग नॉर्म को इंप्लीमेंट करने का फैसला ले लिया है।
कर ही दिया है रादर, ठीक है। सो 1 व्हीकल 1 फास्टैग, व्हीकल्स के ऊपर फास्टैग्स लगते हैं ताकि आप जब टोल पे जाओगे तो सीधे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे टोल टैक्स के। सो अब इसमें देखा जा रहा था कि एक ही व्हीकल के ऊपर बहुत सारे फास्टैग्स लगे हुए हैं या एक फास्टैग से बहुत सारे व्हीकल जुड़े हुए हैं, तो इस चीज को हटाने के लिए एक व्हीकल है तो एक ही फास्टैग लगेगा, और अगर एक गाड़ी के ऊपर 3-4 फास्टैग हैं तो जो सबसे लास्ट वाला लगा है उसको रखा जाएगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। ये एक नॉर्म इंप्लीमेंट किया गया है, छोटी सी न्यूज है। सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट किया है सिंगल फास्टैग को मल्टीपल व्हीकल्स पे, और बहुत सारे फास्टैग एक व्हीकल में नहीं चिपकाओगे आप। इसकी डेडलाइन मार्च की थी और हो चुका है ये। अगली खबर के लिए चलते हैं कोडाईकनाल, कोडाईकनाल तमिलनाडु। कोडाईकनाल तमिलनाडु के अंदर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सूरज को ऑब्जर्व करती है और रोज उसकी फोटो लेती है। हाँ, रोज उसकी पिक्चर लेकर के, और लाखों इमेजेस सन की, अभी तक 20th सेंचुरी से ये अपना काम कर रही है ना, सो तब से लेके अभी तक सन की डेली की इमेज इनके पास रेपोजिटरी में है, यानी इकट्ठी हो रखी है। और उसी कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी KSO ने कंप्लीट कर लिए हैं 125 वर्ष। 125 वर्ष हो चुके हैं इसके पूरे सन को स्टडी करते करते। इसकी जो शुरुआत थी 1 अप्रैल 1899, मतलब 19th सेंचुरी बिल्कुल एंड पे था ना, 20th सेंचुरी का ऑनसेट ही था, एक ही साल का फर्क है। सो 1 अप्रैल 1899 को KSO को ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया था, और 1 अप्रैल 2024 को इसने अपने 125 साल सन को ऑब्जर्व करते हुए रोज उसकी फोटो लेते हुए पूरे कर लिए हैं। और इसमें करीब 1.2 लाख डिजिटल इमेजेस हैं अराउंड, है ना। देन यहीं पे ना कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में ये भी देखिएगा कि ये किसके अंडर में आती है। ये आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और इसका एस्टैब्लिशमेंट भी 1 अप्रैल को हुआ था, मतलब डेट सेम ही है। और ये आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? बेंगलुरु में। KSO कहाँ है? कोडाईकनाल तमिलनाडु के अंदर है। नाउ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी में ही 1909 में पॉपुलर क्यों हुई है KSO, ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर है ये ऑब्जर्वेटरी क्यों? क्योंकि 1909 में यहाँ पे एवरशेड इफेक्ट को डिस्कवर किया था जॉन एवरशेड, एक थे एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चर थे, उन्होंने एक इफेक्ट खोजा था जो ये बोलता है कि भाई रेडियल मोशन गैसेस का, सनस्पॉट्स होते हैं ना सूरज के ऊपर जो धब्बे होते हैं उनमें रेडियल मोशन होता है गैसेस का, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको उन्होंने डिस्कवर किया था और इसको नाम दिया गया एवरशेड इफेक्ट। इस एवरशेड इफेक्ट को 1909 में खोजा, और इस डिस्कवरी के बाद KSO ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल लेवल पे एक सोलर ऑब्जर्वेटरी की तरह बहुत प्रोमिनेंटली जाना जाने लगा। ठीक है, KSO की न्यूज हो गई। अब चलते हैं बिलियनर्स, खूब अरब खरब पतियों की तरफ। सो फोर्ब्स ने अपनी बिलियनर्स की लिस्ट 2024 की रिलीज की है कि पूरे धरती पे कितने ज्यादा बिलियनर्स हैं, और उनके अंदर इंडिया से 200 लोगों का नाम शामिल है। 200 बिलियनर्स आर देयर इन इंडिया, और उनमें भी टॉप पे कौन रहे हैं? अंबानी बाबा। ठीक है, सो अंबानी जी टॉप पे है, और ये कौन है हमारे? अडानी जी दूसरे नंबर पर हैं। चलिए, सो फोर्ब्स रिच लिस्ट 2024, मुकेश अंबानी इंडिया से टॉप पे हैं, ग्लोबली टॉप पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंडिया से टॉप पे है। और टोटल वर्ल्ड में कितने बिलियनर्स इस लिस्ट ने बताए हैं? 2781 बिलियनर्स आर देयर इन ग्लोबली, और इंडिया से इसमें 200 हैं। सबसे ज्यादा बिलियनर्स कौन सी कंट्री से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं, 813 हैं ये रहे। ठीक है, 813 बिलियनर्स US से हैं, राइट। और ये जो 200 इंडियंस हैं इसके अंदर लास्ट ईयर से इंप्रूवमेंट आया है, लास्ट ईयर 169 थे। और अगर हम इन सबकी वेल्थ को मिला लें, ये जितने भी 200 बिलियनर्स हैं, सो करीब 954 बिलियन US डॉलर की संपत्ति इनकी है, जो कि पिछले साल से 41% बढ़ी है, बहुत इंक्रीज हुआ है, राइट। मुकेश अंबानी ने इंडिया से टॉप किया है, एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन बन के उभरे हैं। गौतम अडानी सेकेंड नंबर पे आए हैं, और मुकेश अंबानी ग्लोबली 9th, इंडिया और एशिया में टॉप, ग्लोबली 9th रहे हैं। अब पूरे दुनिया में, विश्व भर में टॉप बिलियनर, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन निकल के आया इस लिस्ट के हिसाब से? बर्नार्ड आर्नोल्ड और उनकी फैमिली टॉप पे रही है। सेकंड नंबर पे इलॉन मस्क, और थर्ड पे जेफ बेजोस रहे हैं। विमेन की अगर हम बात करें तो टॉप यानी रिचेस्ट बिलियनर वुमेन इस लिस्ट में कौन है? लोरियल ब्रांड है, वो जिन्होंने बनाया, उनकी ग्रैंड डॉटर यानी उनकी पोती फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर्स, ये सबसे रिचेस्ट फीमेल बन के उभरी हैं। ठीक है, सो फोर्ब्स बिलियनर्स रिच लिस्ट
इंडिया से 200 लोग हैं। टॉप पे किया है मुकेश अंबानी में, सेकंड पे रहे अडानी, थर्ड पे रहे नादर, शिवनाथ। चलिए अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल डोमेन में और आगे मूव करते हैं। इंडेक्स भी हो गया, अब इंटरनेशनल डोमेन की न्यूज लेंगे। पहली चीज ये आ रही है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एमआरआई स्कैन्स फर्स्ट इमेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दुनिया का सबसे पावरफुल एक एमआरआई मशीन है, ठीक है, जिसको फ्रेंच और जर्मन ने मिलकर डिजाइन किया था। और उन्होंने, वो अभी तक अलाउड नहीं थे ह्यूमंस का स्कैन करने के लिए, लेकिन फाइनली उस मशीन को परमिशन मिली कि आप ह्यूमन ब्रेन का स्कैन कर सकते हो। और उन्होंने ह्यूमन ब्रेन का स्कैन किया और 10 टाइम्स ज्यादा क्लियरर इमेज आई है नॉर्मल एमआरआई से। और अब धीरे धीरे ब्रेन की जो हमारी एनाटमी है, किस तरह से ब्रेन फंक्शन करता है, जो भी पार्किंसंस डिजीज हो गए, अल्जाइमर्स हो गई, जो न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, साइकेट्रिक डिजीजेस होती हैं, उनमें ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, इसको पता लगाना और इम्प्रूव हो जाएगा मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। सो आइजोल्ट, ISEULT, आइसोल्ट या आइजोल्ट जैसे आप इसको पढ़े, आइसोल्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एमआरआई मशीन है। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक जो फील्ड्स होती हैं उनके थ्रू आपके ब्रेन की इमेज निकाली जाती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो क्रिएट की जाती है इस आइजोल्ट के अंदर 11.5 टेस्ला इस पावर की होती है। टेस्ला एक यूनिट है जिसमें हम एमआरआई की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं। निकोला टेस्ला जिन्होंने डिस्कवर किया था ये मेजरमेंट, उन्हीं के नाम पे टेस्ला यूनिट हम रखते हैं। और नॉर्मली जो हम एमआरआईज यूज करते हैं उनकी 3 टेस्ला होती है, इस आइजोल्ट की 11.7 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। और लाइक आई टोल्ड यू, इसको जर्मन और फ्रेंच ने डिजाइन किया इस मशीन को, और 10 टाइम्स प्रिसिजन वाले एमआरआई स्कैन्स करके ये देती है। आइजोल्ट याद रखेंगे नाम। बहुत जल्दी चांद का भी अपना समय होगा। जैसे हम दुनिया के अंदर यूनिवर्सल टाइम फॉलो करते हैं ना, सो उसी तरह से अब जो व्हाइट हाउस है उसने नासा को बोला है कि भाई जल्दी कीजिए और 2026 तक चांद के ऊपर भी एक टाइम होना चाहिए, ताकि हमारे जो जो भी चांद पे जा रहा है वो धरती के टाइम को वहां रेफर ना करे, चांद के अपने टाइम को रेफर करना होगा। ठीक है, सो व्हाइट हाउस ने कहा है नासा को दैट मून शुड हैव इट्स ओन टाइम जोन। तो चंदा मामा आपको घड़ी मिलने जा रही है। हाँ, नासा ने कहा है कि ल्यूनर टाइम स्टैंडर्ड बनाइए भाई, ल्यूनर टाइम स्टैंडर्ड, या इसको कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम भी कहा जा सकता है। राइट, सो 2026 के एंड तक ये बनाना है। और इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने भी 2023 में ये पॉइंट उठाया था कि भाई मून का अपना टाइम जोन होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि क्यों नीड आ रही है मून के अपने टाइम जोन की, क्या जरूरत है चांद का अपना टाइम जोन हो? तो 2-3 प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। देखिए हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे, जो अर्थ के आसपास घूमता है। राइट, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो धरती पे नहीं है, वो है तो स्पेस के अंदर, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अपना कोई टाइम जोन नहीं है। राइट, वहां पे जब आप स्पेस में घूमते हो आपका कोई टाइम जोन नहीं है। अगर आप मून की स्टडी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप धरती के कॉन्टेक्स्ट में ही कर रहे हो, तो आप कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूटीसी पे काम करते हो, जो कि इंडिया के ऊपर उसके टाइम पे बेस्ड है। तो जब आप मून की स्टडी कर रहे हो आईएसएस में जाकर के, तो आपका मून का टाइम जोन होगा, तो बेटर प्रिसाइज रिजल्ट्स आएंगे। ये दोनों चीजें क्यों ऐसा? और 2 पॉइंट जो मेन है, ग्रेविटी डिफरेंस। चांद के ऊपर जो ग्रेविटी है वो अर्थ से कितना कम है? अर्थ पे जो ग्रेविटी उसकी 1/6, 1/6 ग्रेविटी मून पे फंक्शन करती है, यानी वहां ग्रेविटी कम है। तो जहां ग्रेविटी कम होती है वहां टाइम ऐसा अपीयर होता है कि जल्दी बीत रहा है। राइट, और अगर आप देखेंगे तो डेली 56 माइक्रो सेकेंड गेन हो जाता है मून के ऊपर। ओके, एंड एक तो ये डिफरेंस आ जाएगा कि भाई क्योंकि ग्रेविटी डिफरेंस है तो टाइम, जो नोशनल टाइम हम फील करते हैं वो भी डिफरेंट हो जाएगा मून पे, इसलिए उसका खुद का एक टाइम क्लॉक या जोन होना चाहिए। दूसरी चीज, मून जो है वो करीब 29.5 अर्थ डेज में एक दिन कवर करता है। हमारे धरती पे 29.5 दिन जब बीत जाते हैं तब चांद का एक दिन कंप्लीट होता है। राइट, और क्यों ऐसा? क्योंकि मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है, मान लीजिए ये सन है, राइट, ये हमारी अर्थ है और ये मून है। मून अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, राइट, और जब ये चक्कर लगा के यहाँ पहुंच रहा है तभी उसका एक दिन भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए ये अर्थ है, ये मून है, ये ओपन साइड देखिएगा, मून इस तरह से चक्कर लगाता है, तो हमें चांद की हमेशा एक ही फेस देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ सन है, जहां से आप देख रहे हो, मान लीजिए ये सन है, अभी ये वाली साइड रोशन है, जब ये घूम रही है तो ये वाली साइड आपको दिख रही है, बैक साइड चली गई,
फिर ये आई तो ये रोशन हुई। सो मून जब पूरा एक रोटेशन और अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उसकी सेम साइड अर्थ को फेस करती है, इसलिए हमें मून का एक ही साइड देखने को मिलता है हमेशा, लेकिन ऐसा करने में 29.5 अर्थ डेज उसको लगते हैं। तो हमारे यहाँ और एक दिन और चांद का एक दिन बहुत डिफरेंट है, प्लस ग्रेविटी की वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसलिए हम यूटीसी हमारा जो यूनिवर्सल टाइम है उसको ना लेकर के चांद का एक टाइम रखेंगे, तो हमारे जब एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं वहां पे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो बहुत प्रिसाइज टाइमिंग से वो कर पाएंगे। ठीक है, ओके, ये मोटी मोटी बात थी, अब जब आ जाएगा तब पढ़ेंगे 2026 में अगर जरूरत पड़ेगी। अगली न्यूज आ रही है, वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है इंडियाज ग्रोथ रेट एट 7.5%। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ग्रोथ रेट के, जीडीपी के जो प्रोजेक्शंस हैं उनमें इंप्रूवमेंट दिखाया है 1.2% का। पहले इन्होंने प्रोजेक्ट किया था 6.3%, राइट, और अब इन्होंने बोला है 7.5% की ग्रोथ रेट इंडिया दिखाएगा 2024 में। ठीक है, और इसी की वजह से जो साउथ एशिया है वहां पे भी ग्रोथ रेट थोड़ी अच्छी दर्ज होगी। मोर ओवर श्रीलंका और पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो रही है, तो हमारा जो पूरा साउथ एशिया है उसकी ग्रोथ रेट भी जाकर के करीब 6% पे 2024 में दिखेगी। सो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7.5% इन 2024। इंप्रूवमेंट है, ठीक है जी। ओके, और हाँ, साउथ एशिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड। साउथ एशिया बहुत तेजी से अब ग्रो करेगा, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक फॉर द नेक्स्ट 2 years, और इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट अगले साल के लिए कितनी 6.1 है, तो अराउंड क्लोज टू 6 साउथ एशिया रहेगा, इंडिया 7.5 रहेगा। क्लियर हो गया जी। चलिए अगली न्यूज की तरफ मूव करते हैं। न्यूज आ रही है आर्टिफिशियल सन से रिलेटेड। एक आर्टिफिशियल सन के ऊपर चाइना काम कर रहा है, एक और आर्टिफिशियल सन है जिसके ऊपर साउथ कोरिया काम कर रहा है। आर्टिफिशियल सन मतलब जैसे सन में कौन सा प्रोमिनेंट रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना रहे होते हैं, इस फ्यूजन से बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी की रोशनी और गर्मी धरती को मिल रही है। सो वही आर्टिफिशियल सन यानी इसी तरह का एक रिएक्शन जिसके अंदर प्लाज्मा जो है आयन टेम्परेचर बहुत हाई अचीव कर पाए और फ्यूजन के थ्रू कर पाए, तो इसमें आर्टिफिशियल सन फ्रॉम साउथ कोरिया ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक प्लाज्मा का टेम्परेचर पहुंच गया इस आर्टिफिशियल सन ऑफ साउथ कोरिया के आर्टिफिशियल सन में, और ये एक रिकॉर्ड टेम्परेचर है। अभी तक किसी भी आर्टिफिशियल सन पे जो देश काम कर रहे हैं उनका टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचा, और ये कितनी देर तक पहुंचा, 48 सेकंड तक, बहुत कम टाइम तक पहुंचा है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये जो टेम्परेचर हम बोल रहे हैं 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये सन के कोर से 7 टाइम्स ज्यादा है। सन का कोर अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का है, और ये 100 मिलियंस तक अचीव करवा लिया है हमने डिग्रीज तक, तो ऑब्वियसली अब इसके ऊपर और काम होगा, तो क्वाइट अ प्रोबेबिलिटी हम आर्टिफिशियल सन बना पाए आगे आने वाले कुछ सालों या दशकों के अंदर। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। और ये जो आर्टिफिशियल सन है कोरिया का, उसका नाम क्या है, के स्टार, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकमैक एडवांस रिसर्च। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन से आर्टिफिशियल सन वर्क कर रहा है। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक होता है न्यूक्लियर फिशन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दुनिया में अभी जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ना, जैसे इंडिया में भी हैं, आज सवाल नहीं किया ना आपसे एक भी, बताओ इंडिया में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, चलो बताओ जल्दी से। हाउ मेनी न्यूक्लियर, not reactors, how many nuclear power plants बताओ, how many nuclear power plants are there in India? तो अभी जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं ग्लोबली, वो सब न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है। फिजन यानी एक हैवी जो न्यूक्लियाई है वो टूटता है और छोटे छोटे दूसरे न्यूक्लियाई बना रहा होता है। ठीक है, सो न्यूक्लियर फिजन स्प्लिटिंग अप ऑफ अ लार्ज एटम इनटू स्मॉलर एटम्स है। फ्यूजन यानी दो चीजें मिलकर के बड़ी चीज बना रहे हैं, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कंपेयर टू फिजन रिएक्शन। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पे बेस्ड ही काम कर पा रहे हैं, ये अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है। नेचुरली अगर आप देखोगे नेचर में न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, स्टार्स में, जैसे कि सन में हो रहा है। न्यूक्लियर फिजन जो है वो नेचर में नॉर्मली अकर नहीं करता, क्योंकि इतनी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, जो अभी पॉसिबल नहीं है, वरना ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर के लिए चलते हैं हम। जिम्बाब्वे, अफ्रीका का जिम्बाब्वे सदर्न साइड में पड़ता है। एक टाइम पे फूड बास्केट
के तौर पे कहा जाता था कि जिम्बाब्वे अफ्रीका के अंदर काफी फूड प्रोडक्शन करता है, मेज की खेती यानी कॉर्न, भुट्टों की खेती पर्टिकुलरली बहुत होती है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट नंगाग्वा नंगाग्वा जी ने डिक्लेयर किया है नेशनल डिजास्टर ओवर ड्रॉट। इतना सूखा पड़ रहा है वहां पे कि नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया गया है कि जिम्बाब्वे इज गोइंग थ्रू अ नेशनल डिजास्टर बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉट। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसका वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन इज एल नीनो। एल नीनो ईयर था 2023, राइट। एल नीनो में क्या होता है मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, कई बार हमने इस पर डिस्कशन किया है, पर फिर भी यहां से पहले समझ लो। एल नीनो के अंदर हमारी जो अर्थ होती है उसमें ट्रेड विंड्स नॉर्मली हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिफिक वाटर्स जो हैं, पैसिफिक ओशन के इक्वेटर के आसपास वाले जो पानी हैं, जो इस तरफ यानी क्लोज टू अमेरिकाज होते हैं, वो इन ट्रेड विंड के साथ साथ क्लोज टू एशिया एंड अफ्रीका पहुंचते हैं। जब गर्म पानी वहां पहुंचेगा तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो बादल बनेंगे भाप की वजह से। ओके, गर्म पानी हो गया, सारी की सारी जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गई, उसकी वजह से कंडेंसेशन के बाद बादल बने और यहाँ पे बारिश आई। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। ठीक है, कि इक्वेटर में, पैसिफिक ओशन में, अमेरिकाज के पास ट्रेड विंड की वजह से गर्म पानी एशिया और अफ्रीका की टुवर्ड्स आता है इन सर्टेन मंथ्स, जब हमारा मॉनसून वाला टाइम होता है। और उसकी वजह से जब इतना गर्म पानी है भाप बन के उड़ेगा, ऊपर बादल बनेंगे, बारिश होगी और अच्छी हम बोलते हैं मॉनसून इज गुड। लेकिन कुछ टाइम में, कुछ साइकिल्स में ऐसा होता है, ये ट्रेड विंड हो जाती है वीक। ये ट्रेड विंड कैसी हो जाती है? वीक हो जाती है। मतलब यहाँ जो गर्म पानी बन रहा था टुवर्ड्स अमेरिका, वो अब एशिया और अफ्रीका की तरफ ज्यादा नहीं जा रहा है। यानी यहीं पे वाटर की हीटिंग हो रही है, यहीं पे बादल बन रहे हैं, यहीं पे बहुत बारिश हो रही है। तो ये अमेरिकाज के आसपास यहाँ पे आपको साइक्लोनिक कंडीशंस देखने मिलेंगी और यहाँ गर्म पानी पहुंच ही नहीं रहा बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे आपको ड्रॉट कंडीशन, सूखे की कंडीशन देखने को मिलेंगी। और यही फिनोमेना 2023 के अंदर हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि 2023 एल नीनो ईयर था, राइट। और इसकी वजह से बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई है 80% ऑफ द कंट्री में, और मेज की खेती सूख गई है। मोर ओवर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, इसलिए धरती से हीट भी बहुत निकल रही होती है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत हीट है, तो मिट्टी सूख रही है, ये भी वन ऑफ द रीजंस है। तो कंट्री ने कहा है, प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमें 2 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी हंगर से फाइट करने के लिए। इतना बुरा सूखा इस बार देश झेल रहा है और इसकी वजह से फूड प्राइसेस बहुत ऊपर आ चुके हैं। करीब 2.7 मिलियन लोग भुखमरी यानी हंगर का शिकार बनेंगे, भूख का शिकार बनेंगे, ऐसा एस्टिमेटेड है। सिर्फ जिम्बाब्वे की हालत नहीं है, जाम्बिया और मालावी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी सेम प्रॉब्लम झेल रहे हैं। और देखिए जिम्बाब्वे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी बहुत परेशान हो रहा है बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। ठीक है, अब आप मैप के ऊपर प्लेसिंग देखो थोड़ा, दिस इज जिम्बाब्वे। ठीक है, और यहाँ की हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से एल नीनो की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉट की। जिम्बाब्वियन डॉलर करेंसी है, कैपिटल इज हरारे। एल नीनो हमने देख लिया, इट इज अ क्लाइमेट पैटर्न जिसमें अनयूजुअल वार्मिंग अप ऑफ सरफेस वाटर्स होता है ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, इस वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ऑल राइट, सो ये था हमारा आज का सेशन। हाँ, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि कल मैंने आपको कहा था कच्छथीवू आइलैंड का जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया श्रीलंका, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, छोटी सी एक इन्फो है जो शेयर करनी है, हल्के से फैक्ट्स बताने, पर टुडे आई फॉरगॉट टू कंपाइल इट। तो अगर आपको मैप वगैरह दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना मैं अभी भी बता देती, तो कल पक्के से हम उसको लेंगे। ठीक है, चलिए रिविजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और इससे मुझे याद आ रहा है, आप में से ना कुछ बच्चों ने कल मुझे लिखा कि मैम आप एक बार बोल दिया कीजिए सेशन के अंदर कि लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, तो हमें याद रहेगा कि हमें सेशन को लाइक भी करना है। देखिए यहाँ पे नो ऑफेंस, लेकिन शुरू से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरी समहाउ ये फिलॉसफी नहीं है कि लाइक में आपको बोलूं कि सेशन को लाइक कीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप वैसे ही लाइक कर दोगे, लाइक इवन आई डू दैट। अगर मैं कुछ देख रही होती हूँ, मुझे लगता है सामने वाले ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है या बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है या किसी तरह से मेरी नॉलेज को एनहांस किया है, तो मैं लाइक बटन बिल्कुल दबाती हूँ, बिकॉज दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट दैट आई एम डूइंग, अ सॉर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू दैट आई एम सेंडिंग टू द अदर पर्सन। सो सेम अप्लाइज हियर। मैं डेफिनेटली हर सेशन में आकर के बोलने नहीं वाली हूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर जरूर मुझे एक लगता है कि कर देना चाहिए आप लोगों को ज्यादा, बिकॉज
आई नो इन सेशंस ने कितने बच्चों को बेनिफिट किया है, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है, तो आई रियली वांट दिस कि ये सेशंस के बारे में मैक्सिमम बच्चों को पता चले सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिटेड। सो इफ पॉसिबल डू शेयर द सेशन, लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको नहीं कहूंगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो हु अज्यूम द चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री चेंबर? एसोचैम। एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बनके कौन अपॉइंट किए गए हैं, किसको अपॉइंट किया है? एसोचैम। देखिएगा, नायक, नायक से किया था संजय नायर जी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which significant astronomical phenomenon was discovered at Kodaikanal Solar Observatory in 1909? 1909 में KSO में ऐसा कौन सा फिनोमिनन था जिसको डिस्कवर किया, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो गई थी? क्या होगा आंसर? एवरशेड इफेक्ट। एवरशेड इफेक्ट सनस्पॉट से रिलेटेड था। Which state emerged as champion in both men and women section in the 56th National खो-खो चैंपियनशिप? नेशनल खो-खो चैंपियनशिप में कौन सा स्टेट है जिसने मेंस और विमेन कैटेगरी के अंदर जीता है ये चैंपियनशिप? महाराष्ट्र इज द आंसर। Who is the richest person in the world according to 2024 Forbes richest list? So 2024 फोर्ब्स बिलियनर्स की जो लिस्ट रही उसमें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनके कौन सामने आया है? बर्नार्ड आर्नोल्ड and his family. Who was Juan Vincent Perez Mora who passed away recently? Juan Vincent Perez Mora जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑल राइट, अब हम एक और ले रहे हैं। What is projected growth rate for Indian economy in 2024 according to World Bank? वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्ट किया है हमारी ग्रोथ रेट 2024 में? सोचो, 7.5%। 7.5%। और अब कुछ पिछले दिनों के प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। सो विच पोर्ट इमर्ज्ड इज द हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23-24? सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल कौन से पोर्ट ने किया है 2023 में, मेजर पोर्ट ने इंडिया में से? आंसर इज पारादीप पोर्ट इन ओडिशा। Who has assumed the charge of Principal Director General of PIB? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है? शरण में आती है सरकार पीआईबी के कि भाई अच्छी न्यूज दो, शिफाली बी शरण, इसे याद किया था। Who recently became the first empire from Bangladesh to be inducted in ICC Elite Panel of Empires? बांग्लादेश से पहले एम्पायर ICC Elite Panel of Empires में शामिल होने वाले शाहिद के नाम से याद किया था, बिल्कुल, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। Who released Indian Employment Report 2024? हाल ही में इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज की गई थी जो हमने पढ़ी। कौन सा इंस्टीट्यूशन या बॉडी है जिन्होंने इसको रिलीज किया है? सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट IHD एंड ILO ने मिलकर किया है। ए विल बी द राइट आंसर। ऑन विच डेट इज उत्कल दिवस और उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड? उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1st of April को मनाया जाता है। 1st April will be the right answer and this is your question of the day. अरे ये तो मैंने पढ़ा ही दिया आज, कोई बात नहीं, फिर भी लिख दो, अब ये गलती हो गई तो हो गई। व्हाट इज प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? लिखो आंसर में, ठीक है जी। चलिए जाते जाते ये थॉट आपके लिए। इमेजिन हाउ इफेक्टिव यू वुड बी इफ यू weren't anxious all the time. अगर आपको जो घबराहट होती रहती है ना फ्यूचर को लेके, किसी भी पुरानी किसी बात को लेके, यूजुअली हम फ्यूचर को लेके एंग्शियस रहते हैं, कोई ना कोई टेंशन, स्ट्रेस, कोई ना कोई डर हमारे दिमाग पे चढ़ा रहता है। इमेजिन कीजिए अगर आप उस स्ट्रेस, उस डर, उस घबराहट, उस अननोन की एंजाइटी में नहीं हो तो आप कितने इफेक्टिव रह सकते हो। हम जैसे ही 7th 8th 9th क्लास में पहुंचते हैं ना, एंजाइटी हमारे ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी जाती है, इजंट इट? ढंग से देखना कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसी पे आपका करियर टिका होता है। जब आप कॉलेज में आते हो या 10th में आते हो, अच्छे से एग्जाम देना, बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा काम आते हैं। हम कॉलेज में आते हैं तो सिंसियरली पढ़ो बिकॉज यहीं से आपको जॉब मिलनी है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपने ड्रॉप कर लिया तो वाटी लग जाती है, बहुत प्रेशर है क्योंकि ये 1 साल ही आपके जीवन का, वरना आपका साल वेस्ट हो जाएगा। हम कितनी एंजाइटी में होते हैं। अभी भी जब आप तैयारी कर रहे होगे, कितने सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने, एग्जाम सिर पे हैं। इमेजिन करके देखिए अगर ये एंजाइटी इतनी बिल्ड आप नहीं कर रहे होते अपने ऊपर, तो आपकी इफेक्टिवनेस कम होती या बढ़ जाती?
मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ, मैं बहुत एंग्शियस इंडिविजुअल बन गई थी पिछले कुछ टाइम में। मतलब मेरे अंदर एंग्जाइटी बहुत से रीजन से रहती थी, बट आई यूज्ड टू बी वेरी एंग्शियस। एंड पिछले 3 मंथ्स से, 2.5 3 मंथ से आई कॉन्शियसली प्रैक्टिस नॉट टू गो एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। जो होना है वो तो होना ही है, नो मैटर वॉट। आप अपनी तरफ से अगर दिमाग ठंडा रखोगे तो और बेहतर सॉल्यूशंस और बेहतर एफर्ट्स डाल सकते हो। एंग्शियस होने से कभी किसी चीज में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता। दिस मच आई हैव रियलाइज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो आप एग्जाम दे रहे हो, लाइफ की कोई बैटल लीड कर रहे हो, रिलेशनशिप क्राइसिस से गुजर रहे हो, किसी इंसान के लॉस से गुजर रहे हो, किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, एंग्जाइटी विल डू यू नो गुड। इससे बेटर है जो एनर्जी आप वहां वेस्ट कर रहे हो उसको चैनलाइज करो जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर, रिजल्ट और अच्छे आएंगे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।